क्लियर है? कंफर्म कीजिए। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी तब तक क्लास में आएंगे। तो मुझे बताइए, हमने जो यूनिट नंबर 10 हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ बचा था? शाबाश। कोई टॉपिक रह गया था? चलिए, तो कितने यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पीछे? एक तो यूनिट नंबर 10 भी हो गया है हमारा, ये फर्स्ट भी हमारा हो गया है, यूनिट नंबर 7 भी हमारा हो गया है, यूनिट नंबर 8 भी शायद हो गया है ना? 8 भी हो गया है ना? ये ना? और इसके अलावा गजल का भी यूनिट नंबर 3, 1 2 3 4 और 5। और आज हम काम करेंगे यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें जो है इस यूनिट को भी पढ़ना है। उसके बाद हम उर्दू गजल, उर्दू नज्म को भी पढ़ेंगे, और बाकी भी जो हमारे यूनिट्स है जैसे कि नॉवल। नहीं बच्चे, सबसे पहले हम यही करेंगे, इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है ये यूनिट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट तक मेरा एग्जाम है, फर्स्ट मेरा लास्ट पेपर है, तो उसके बाद हम अच्छे से टाइम भी अच्छे से लेंगे। ठीक है ना? और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर टाइम भी लग जाएगा तो कर लेंगे हम। फिर हम 2 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं, आज मैनेज नहीं हो पा रहा है बच्चे, इसीलिए हम यूनिट नंबर 9 को ही लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे क्लास में नहीं है, कहाँ है वो सब? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जो यूनिट नंबर 9 में जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है दबिस्तान दहली। बहुत ही आसान है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, दबिस्तान दहली बहुत बार आपने पढ़ा होगा। हेडिंग डालिए, शाबाश। तो आज हम दबिस्तान दहली के बारे में पढ़ेंगे। तो दबिस्तान दहली का क्या मतलब है? मैंने आपको इससे पहले कभी बताया था एक दफा क्लास में। दबिस्तान से क्या मुराद है? शाबाश, कोई बता सकता है? दबिस्तान से क्या मुराद है? शाबाश। वेरी गुड। मकतबा, स्कूल, एक जैसे सोच रखने वाले, मजमुई सोच जहाँ पर हो। ठीक है, उसको हम दबिस्तान कहते हैं। तो दबिस्तान दहली के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने अब दबिस्तान के बारे में आपको पता ही है, दबिस्तान के माने हैं स्कूल या मकतब भी आप कह सकते हैं, मदरसा भी कह सकते हैं, यानी कि जहाँ पर मजमुई सोच रखने वाले हो, एक जैसी सोच रखने वाले हो, उसको हम क्या बोलते हैं? दबिस्तान बोलते हैं। किसी मखसूस इलाके में, वेरी गुड, मौजूद सोच रखने वाले, वेरी गुड संध्या, एक जैसी सोच रखने वाले जहां पर हो उसको हम दबिस्तान कहते हैं। तो अब अलग है, दबिस्तान दिल्ली के बारे में अलग चीजों को पढ़ना है, अब हम देखेंगे। और दबिस्तान लखनऊ में अलग, हमें जो है अलग, वहां पर जो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो आप देखेंगे दबिस्तान दिल्ली में कौन सी चीजें आती है। ठीक है, और कौन सी चीजें जो है दबिस्तान लखनऊ में आती है, बस उल्टा है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप एक समझेंगे तो दूसरा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली लिख लीजिए। तो अगर हम सबसे पहले दबिस्तान दिल्ली के बारे में बात करेंगे, अगर हम इसका पस मंजर देखेंगे, आप ध्यान देंगे, अगर हम दबिस्तान दिल्ली का जो सियासी पस मंजर है उस पर हम जो है थोड़ा सा गौर करेंगे, तो ये जो है तारीख के सफ़ात में अगर हम देखेंगे, हिंदुस्तान में जो शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के नाम दो बड़े मौजूद है, वो कौन कौन से हैं? शाबाश। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, अगर हम तारीख में देखेंगे, अगर हम इसका पस मंजर देखेंगे दबिस्तान दिल्ली का, ठीक है, दबिस्तानों का, तो इसमें शुमाली हिंद और जनूबी हिंद के दो बड़े नाम जो है, दो बड़े मरकज जो है मौजूद है। कौन कौन सा है? शाबाश। जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, और जिसमें हमें पंजाब भी शामिल है। ठीक,
جبکہ جنوبی ہند میں اگر ہم بات کریں گے دکن شمار کیا جاتا ہے. شمالی ہند میں کیا؟ شاباش، دہلی، لکھنؤ شامل ہے. جبکہ جنوبی کی اگر ہم بات کریں گے، جنوبی ہند کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر کیا شمار کیا جاتا ہے؟ دکن شمار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دونوں علاقے اپنے ادوار، اگر ہم بات کریں گے وہاں کی جو ثقافت ہے، وہاں کی جو ادبی اہمیت کی بنا پر جو ہے بہت زرخیز ہے، یعنی کہ بہت پیداوار تھی. اس کا سیاسی جو پس منظر ہے. تو دو ہی اس کے جو اگر ہم دیکھیں گے، دو بڑے مراکز موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جو پہلا دور ہے نا اس کا، جو کہ سیاسی پس منظر کا جب ہم پہلا دور دیکھتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلے سلطان محمد غزنوی جو تھے، نام آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلا دور ہے. آپ ایسے لکھیں گے پہلا دور. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے پھر آپ لکھیں گے، اس میں سلطان محمود غزنوی ہندوستان آیا. کب آیا تھا؟ پہلے دور میں جو ہے سلطان محمود غزنوی ہندوستان آیا تھا. کب آیا تھا؟ 1021 عیسوی میں. ٹھیک ہے. کب؟ 1021 عیسوی میں سلطان محمد غزنوی ہندوستان آئے تھے. 16 حملوں میں ناکامیوں کے بعد، 16 حملے جو ہے ہو چکے تھے، ان میں وہ ناکام بھی ہو چکے تھے. 16 حملوں میں ناکامیوں کے بعد 17ویں حملے کا کامیاب ہوا تھا. وہ انہوں نے 16 جو حملے ہیں ان میں وہ ناکام ہوئے تھے. کون؟ سلطان محمد غزنوی. اس کے بعد جو 17واں انہوں نے جو، ٹھیک ہے، جو جنگ لڑی تھی، جو حملہ تھا، اس میں کامیاب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تھے سلطان محمد غزنوی. اور آئے کب تھے ہندوستان؟ یہ 1021 عیسوی میں. 16 جنگوں جو ہے انہوں نے جو ہے، یہ جو 16 جنگوں میں جو ہے انہوں نے کامیابی جو ہے حاصل نہیں کری تھی، لیکن جو 17ویں جو ان کا جنگ تھا، حملہ تھا، اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے سومناتھ کے مندر پر حملے سے. جو اگر ہم بات کریں گے 1021 عیسوی میں پنجاب آزاد ہوا تھا، یعنی کہ پنجاب جو ہے فتح کیا تھا. سلطان محمد غزنوی نے جو ہے 1021 عیسوی میں پنجاب جو ہے آزاد کیا تھا، یعنی کہ فتح کیا تھا. 1021 عیسوی سے لے کر 1021 عیسوی سے لے کر کب تک؟ 11,000. شاباش. 1021 عیسوی سے لے کر کہاں تک؟ 1186. ٹھیک ہے. 1186 عیسوی تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے اس عہد میں جو فارسی، ترکی اور عربی اور دیگر جو مقامی زبانوں کی ملاپ سے ایک نئی زبان جو تخلیق پا رہی تھی. ٹھیک ہے. 1021 یہاں سے لے کر 1186 عیسوی تک جب ہم بات کرتے ہیں، اس عہد میں، اس دور میں، جو یہ دور تھا نا، اس میں فارسی، ترکی، عربی اور دیگر مقامی زبانوں کی ملاپ سے جو ایک نئی زبان جو ہے تخلیق پا رہی تھی. ٹھیک ہے. ایک زبان جو ہے کیا جو ہے تخلیق پا رہی تھی. کس دور میں؟ کس عہد میں؟ 1021 سے لے کر عیسوی سے لے کر 1186. ٹھیک ہے. فارسی، ترکی، عربی اور دیگر مقامی زبانوں کی ملاپ سے ایک نئی زبان تخلیق پا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور غزنوی کی بات جب ہم بات کرتے ہیں شہاب الدین گوری کی، اس کے بعد شہاب الدین گوری آتے ہیں. پہلے دور میں جب ہم بات کر رہے تھے، ہندوستان آئے تھے سلطان محمد غزنوی 1021 عیسوی میں، اور اس کے بعد آتے ہیں شہاب الدین گوری. کون؟ یہ تھوڑا سی ہسٹری آپ یاد رکھیں گے، بس دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. شہاب الدین گوری کا عہد آتا ہے. سلطان محمد غزنوی کے بعد کس کا عہد آتا ہے؟ شہاب الدین گوری کا عہد آتا ہے، جس کے سپہ سالار قطب الدین ایبک نے سپہ سالار تھے. کن کے؟ شباش. شہاب الدین گوری کے سپہ سالار کون تھے؟ قطب الدین ایبک. ٹھیک ہے. انہوں نے 1193 عیسوی لکھا سبھی نے. انہوں نے جو ہے اس میں پرتھوی راج چوہان کو جنگ میں شکست دی تھی. کب اور کس کو شکست دی تھی؟ قطب الدین ایبک نے، جو کہ سپہ سالار تھے شہاب الدین گوری نے. انہوں نے جو ہے کس کو شکست دی تھی جنگ میں؟ تو پرتھوی راج چوہان کو جنگ میں شکست دی اور بعد میں دہلی کو فتح کیا. تو پہلے سلطان محمد غزنوی نے کس کو جو ہے کس کو فتح کیا؟ پنجاب کو فتح کیا. اور اس کے بعد جو دور آتا ہے شہاب الدین گوری کا جو ہے عہد آتا ہے. اور اس میں جو ہے کس نے فتح حاصل کی؟ دہلی نے فتح حاصل کی. پہلے پنجاب آزاد ہوا،
اور اس کے بعد دہلی آزاد ہوا، پنجاب آزاد ہوا سلطان محمد غزنوی کے عہد میں، اور دہلی آزاد ہوا شہاب الدین غوری کے عہد میں۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ ہسٹری آپ یاد رکھیں گے تھوڑی سی۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے 12,090 عیسوی، 12,090 عیسوی میں جلال الدین فیروز خلجی، کون؟ جلال الدین فیروز خلجی جو ہے نا، ایک سیکنڈ، سوری بھول گئے تھے بچے ہم۔ اس کے بعد میں نے کیا بولا؟ جلال الدین فیروز خلجی جو ہے، ان کے بعد جب ہم بات کر رہے ہیں، علاؤ الدین خلجی نے حکمرانی کی کس پر؟ دہلی پر حکمرانی کی۔ اور 13,025 عیسوی میں جب ہم بات کرتے ہیں، غازی ملک نے دہلی میں اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اس کے بعد 13,027 عیسوی میں جب ہم بات کر رہے ہیں، غیاث الدین تغلق کا دور حکومت شروع ہوا تھا۔ کس کا؟ غیاث الدین تغلق کی حکومت جو ہے شروع ہوئی تھی۔ اب وائس کلیئر ہے نا؟ وائس کلیئر ہے نا؟ ہاں بچے، یہاں سے آپ کو کوشچن نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو تھوڑی سی جو بیک گراؤنڈ ہے نا، ہسٹری آپ کو تھوڑی سی یاد رکھنی ہے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی کوشچن کہاں سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ میں آپ کیسے فرق کر پائیں گے، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی، وہاں سے ہی آپ کی کوشچن بنیں گی۔ تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تغلق کے عہد میں جو ہے، تغلق کے عہد میں ہی علاؤ الدین حسن بہمنی نے دکن میں اپنی خود مختار ریاست کا آغاز کیا تھا۔ تغلق کے عہد میں جب ہم بات کر رہے ہیں، اس کے عہد میں ہی، تغلق کے عہد میں ہی علاؤ الدین حسن بہمنی نے دکن میں اپنی خود مختار ریاست کا کیا کیا تھا؟ آغاز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور 14,022 عیسوی میں 14,022 عیسوی میں امیر تیمور کی فوج نے دلی پر حملہ کر کے اس شہر کو کیا کیا تھا؟ تباہ کیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تغلق کے عہد میں ہی علاؤ الدین حسن بہمنی نے دکن میں اپنی خود مختار ریاست کا آغاز کیا تھا، شروعات کی تھی۔ اور 14,022 عیسوی میں امیر تیمور کی فوج نے، کس نے؟ امیر تیمور کی فوج نے، امیر تیمور کی، ہاں بچے سوری، جو ہے ایگزام کا پریشر ہے، 1400 ہے، 14,000 نہیں ہے، بولنے میں غلطی ہو رہی ہے، سوری۔ تو انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا؟ 1422 جو ہے 22 عیسوی میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ امیر تیمور کی فوج نے، ہاں اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، اس کو بھی کریکٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے تو ویسے صحیح لکھایا تھا، لیکن بولنے میں غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 1021 عیسوی میں تو آپ نے لکھا ہے پہلا دور، اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا؟
शाबाश। 1290, ठीक है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फैरोज खिलजी, और उसके बाद 1325 और 1327, ठीक है। हाँ बच्चे, तो 1422 ईस्वी में जब हम बात कर रहे हैं, अमीर तैमूर की फौज ने क्या किया था? दिल्ली पर हमला करके इस शहर को तबाह किया था, बर्बाद किया था। किस फौज ने? किसकी फौज ने? बताइए, किस फौज ने दिल्ली को तबाह किया था, बर्बाद किया था? अमीर तैमूर, वेरी गुड। अमीर तैमूर की फौज ने दिल्ली पर हमला करके इस शहर को तबाह किया था, बर्बाद किया था। और उसके बाद आप लिखेंगे शाह आलम बहादुर शाह। शाह आलम बहादुर शाह 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में दिल्ली की तख्त पर बैठा। दिल्ली की तख्त पर बैठा। और 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में यानी कि 5 साल बाद, ठीक है, 1712 ईस्वी में फरख सैर ने बादशाही का दावा किया था। शाह आलम सानी बहादुर जो है 1707 ईस्वी में दिल्ली की तख्त पर बैठा था, और 1712 ईस्वी में यानी कि 5 साल बाद फरख सैर ने बादशाही का दावा किया था। और इस वक्त अगर हम बात करेंगे, अमीरा इसके हक में हो गए थे। और इस वक्त की जो है, इस वक्त के बादशाह को मौजूल यानी उतार दिया गया था। जो इस वक्त के बादशाह थे उनको क्या कर दिया गया था? उतार दिया गया था, माजूल कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि हटा दिया गया था। फिर फरख शेर को तख्त पर बिठाया गया था। समझ में आया? फरख शेर को तख्त पर बिठाया गया था, 1712 ईस्वी की ये बात है, ठीक है। जो भी उस वक्त के बादशाह थे उनको उतार दिया गया था तख्त से, ठीक है। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चे, हिस्ट्री में डेट जो है, मतलब इनका जो एक्यूरेट यहाँ पर डेट नहीं मिलते हैं। हिस्ट्री में डेट उधर इधर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं जगह ये भी है और कहीं जगह वो भी है। और यहाँ पर जो है डेट पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे फरख सैर की, ठीक है। इनको जो है तख्त पर बिठाया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इनको कत्ल भी कर दिया गया था। फरख सैर का कत्ल भी हुआ था। कब हुआ था? अदनान आप बताइए। तख्त पर जब इनको बिठाया गया था उसके बाद इनका कत्ल भी हुआ था, वो कब हुआ था? शाबाश। और इनको जब कत्ल कर दिया गया था उसके बाद दो बादशाह, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि एक के बाद दिगरे तख्त पर आ गए थे। इनके बाद जब इनका कत्ल हुआ था उसके बाद दो बादशाह एक जो है एक के बाद एक तख्त पर आए थे। और उस दौर में अहम बादशाहत में किनका नाम आता है? मोहम्मद शाह का नाम आता है। और दूसरा कौन है? एक तो मोहम्मद शाह है, और दूसरा किसी को पता है? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह के अहद थे। समझ में आया? जब इनको कत्ल कर दिया गया था उसके बाद एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक जो है तख्त पर आए थे। और इनमें जो अहम बादशाहत में जिनका नाम आता है वो मोहम्मद शाह का नाम आता है, और रंगीला बादशाह के अहद इनका नाम आता है, ठीक है, रंगीला बादशाह का। मोहम्मद शाह रंगीला, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, 1719 में। वेरी गुड बच्चे, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला था ये हिंदुस्तान कब आए थे। आपका सही है, ये हिंदुस्तान आए थे। लेकिन मैंने यहाँ पर ये बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था जब इनको तख्त पर बिठाया गया था, वो मैंने बताया था। 1712 ईस्वी में जो है फरखसेर ने बादशाहत का दावा किया था, ये मैंने बताया था। आपका भी सही है, मैंने गलत पढ़ा था आपका। तो जो हम बात कर रहे थे, फरखसेर का कत्ल हुआ था, कब हुआ था शाबाश? फरखसेर का कत्ल हुआ था। इसके बाद एक के बाद दीगरे जो है जो तख्त पर जो बादशाह आए थे, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पर अहम है, मोहम्मद शाह जो है ये अहम है यहाँ पर। इनका नाम और रंगीला बादशाह का नाम है, अहम है, ठीक है। और मोहम्मद शाह का अहद जो है, अगर मोहम्मद शाह की बात करेंगे, जो मैंने इससे पहले बोला है, तो दो बादशाह अहम है यहाँ पर जिनका नाम आता है। तो मोहम्मद शाह का अहद इस लिहाज से अहम रहा। क्यों अहम रहा? मोहम्मद शाह जो थे ना, उनका अहद क्यों जो है अहम रहा, बताइए मुझे। उन्होंने कौन सा रोल किया था, कौन सा जो है इन्होंने रोल अदा किया था, क्यों इनका जो अहद था वो अहम रहा, बताइए।
किस वजह से अहम रहा था इनका अहद, इनका दौर? शाबाश, शाबाश। कोई बता सकता है मोहम्मद शाह जो थे उनका अहद यानी जो इनका दौर था वो क्यों अहम रहा है बनस्बत अगर हम बात करेंगे रंगीला बादशाह के? शाबाश, पढ़ा है किसी ने? अदनान आप बताइए। शाबाश, पढ़ा होगा आपने। क्या फर्क था इनके अहद में जबकि मोहम्मद शाह की जब उनकी हुकूमत थी, इनका जो अहद था क्या मतलब फर्क था उनकी और जो है अहद में और रंगीला बादशाह के अहद में? बताइए। पता है किसी को? शाबाश, जवाब दीजिए। मोहम्मद शाह का अहद क्यों इतना अहम रहा था, इस वजह से इनका अहद अहम रहा था? शाबाश, जवाब दीजिए। वॉइस आ रही है ना? जवाब दीजिए। पता है तो बता दीजिए, नहीं तो एन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चले। वेरी गुड संध्या। रंगीला बादशाह सल्तनत की देख रखी करने के बजाय अयाशी में वेरी गुड जिंदगी बसर किए थे। वेरी गुड, शाबाश, आपका बिल्कुल सही है। जिन्हें पूरी सी जिंदगी- चले तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद शाह का अहद इस लिहाज से अहम रहा था कि ये अदब परवर बादशाह थे। कौन? मोहम्मद शाह जो है ये अहद परवर बादशाह थे, इसीलिए इसके अहद में जो है शायरों और अदीबों की बहुत पजीराई की गई थी। इनके अहद में जब हम बात करते हैं जो शायर थे जो अदीब थे उनकी बहुत पजीराई की गई थी। जबकि अगर हम बात करते हैं बादशाह रंगीला की, बादशाह रंगीला एक अयाश परस्त बादशाह था। क्या था? वो एक अयाश परस्त बादशाह था। उसके अहद में नादिर शाह दुरान ने दिल्ली पर हमला करके क्या किया था? उसको शिकस्त से दो चार किया था। और इसके बाद पै दर पे यानी कि एक के बाद एक हमले दिल्ली में होने लगे। समझ में आया? जो मोहम्मद शाह का अहद था वो अहम इसीलिए रहा था क्योंकि वो अदब परवर बादशाह थे, ठीक है ना। उसके अहद में जो शायर थे जो अदीब थे उनकी बहुत पजीराई की गई थी। लेकिन जब हम बात रंगीला बादशाह की करते हैं, ये एक अयाश परस्त बादशाह थे। इसके अहद में जो है नादिर शाह दुरानी ने क्या किया था? दिल्ली पर हमले किए थे, इसको शिकस्त दी थी, ठीक है ना। हमले करके इसको शिकस्त से दो चार किया था और इसके बाद एक के बाद एक हमले दिल्ली में होने लगे, पै दर पै जो है दिल्ली में हमले होने लगे। समझ में आया? तो अब हम बात कर रहे हैं दबिस्तान दिल्ली की, ठीक है। इसमें क्या खसूसियत है जिसकी बिना पर हम इसको जो है दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को अलग अलग करते हैं, ठीक है। बताइए मुझे दबिस्तान दिल्ली की कुछ खसूसियत मुझे बताइए। सादा सालिस जबान, वो किस में थी बच्चे? दबिस्तान दिल्ली में। वेरी गुड, शाबाश, ये भी बहुत अच्छा है। और दाखिलियत पर जोर दिया जाता था। वेरी गुड। यही क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यही बताया जाएगा दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या फर्क है। आपको कुछ खसूसियत दी जाएंगी, आपको पहचानना होगा ये दबिस्तानी दिल्ली की हवा जो है ये बताई जा रही है या दबिस्तान लखनऊ की, बस यही आपको मैच करनी होगी। दबिस्तानी दिल्ली, दाखिलियत वेरी गुड, मुतसिफाना शायरी वेरी गुड अदनान, तसव्वुफ पर भी। चलिए लिख लीजिए। जब हम दबिस्तान दिल्ली की बात करते हैं, दबिस्तान दिल्ली में आप लिखेंगे दबिस्तान दिल्ली की वो खसूसियत जो है जो अहम इसको अलग करती है दबिस्तान लखनऊ से, वो आप लिखेंगे, ठीक है। जो जिसे आप पहचान पाएंगे कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ को, लिख लीजिए।
वेरी गुड, बनावट से परहेज था, रियाकारी से, वेरी गुड। यहाँ पर दिखावा नहीं था। दबिस्तान दहली के अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं था, बनावट बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पर गुरेज किया जाता था इन सब चीजों से। ये सारा कुछ जो है दबिस्तान लखनऊ के अंदर आता है। लिख लीजिए, दबिस्तान दहली में दाखिलियत पर जोर जोर दिया जाता था। अब दाल से याद रखेंगे, दहली से दाखिलियत, ठीक है। दबिस्तान दहली में दाखिलियत पर जोर दिया जाता था। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया होता था। तसव्वुफ और अखलाक का रंग यहाँ पर यहाँ के शायरों में नुमाया होता है। शाबाश। और इसके बाद जब हम बात करते हैं, जैसे कि हिना ने बताया, ठीक है, यहाँ का जो तर्ज बयान है सादा और सलीस होता है, बहुत ही आसान होता है। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ तर्ज बयां सादा और सलीस होता है। इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली में अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया जाता है। दबिस्तान दहली में अल्फाज से ज्यादा किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? ख्यालात की सफाई पर, पाकीज़गी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन यही अपोजिट अगर हम देखेंगे तो दबिस्तान लखनऊ में आता है, ठीक है। जो यहाँ जो चीजें यहाँ है वो वहां पर नहीं है, उल्टा है, ठीक है। यहाँ तक सभी ने लिखा। कुछ खसूसियत है जो आप याद रखेंगे, आप इसी बिना पर इसको पहचान पाएंगे, फिर एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। लिखा सभी ने यहाँ तक? क्या मैं फिर से रिपीट करूं? शाबाश। हाँ, तो इसके बाद अब लिखेंगे, एक तो मैंने बोला था ज़बान हो जो सादा है, सलीस है, ठीक है। यहाँ के शुअरा में तसव्वुफ और अखलाक का रंग जो है झलकता है। या हमने बात की यहाँ पर जो है दाखिलियत पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। और इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ मामलात व वाकयात सच्चे और असली होते हैं। यहाँ पर जो मामलात होते हैं, जो वाकयात होते हैं, असली होते हैं, सच्चे होते हैं। किसमें? दबिस्तान दहली के अंदर। और इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ जज्बात भी हकीकी होते हैं। जो जज्बात होते हैं वो भी क्या होते हैं? हकीकी होते हैं। इसीलिए सौजो गुदाज काफी होता है इसके अंदर। इसीलिए जो है सौजो गुदाज काफी होता है दबिस्तान दहली के अंदर, क्योंकि यहाँ जो है शुअरा के जज्बात हकीकी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ आमद की कैफियत, आमद की कैफियत सारे कला में नजर आती है। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ जो है आमद की कैफियत सारे कलाम में नजर आती है। आमद की कैफियत, जहाँ पे लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा, ठीक है। आमद की कैफियत सारे कलाम में नजर आती है, कहाँ पे? दबिस्तान दहली के अंदर, इनके यहाँ के शुअरा के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ जबान मर्दाना है। और यही उल्टा अगर हम करेंगे, दबिस्तान लखनऊ में क्या होगा? दबिस्तान दहली की शुअरा की यहाँ अगर हम बात करेंगे, जो जबान है वो मर्दाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं दबिस्तान लखनऊ की, वहाँ की शुअरा की अगर हम बात करेंगे, जबान जो है मर्दाना नहीं है, बल्कि क्या है? शाबाश, बताइए मुझे। वेरी गुड, जनाना है, ठीक है। दबिस्तान दहली की शुअरा की यहाँ जो है जबान मर्दाना है, लेकिन वहां पर उल्टा है, ठीक है। और महबूब भी बाज जगहों पर मर्द ही नजर आता है। दबिस्तान दहली में जब हम बात करते हैं, मर्द भी जो महबूब भी बाज जगहों पर, ठीक है, मर्द ही नजर आता है। और शुअरा की यहाँ जो जबान है वो भी मर्दाना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कोई भी झूठ नहीं है, हकीकत है यहाँ पर, ठीक है। जो चीजें है बस यही है, वहां पर दिखावट है, वहां पर जो है सब चीजें उल्टे हैं। आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको, तो दबिस्तान दहली में वसाल से ज्यादा हिजरी की तलब नजर आती है। दबिस्तान दहली में जो है हिजर की तलब से ज्यादा जो है वसाल से ज्यादा हिजरी की तलब नजर आती है। वसाल से ज्यादा जो है किसकी तलब नजर आती है? हिजरी की तलब नजर आती है। वसाल से ज्यादा हिजरी की तलब नजर आती है दबिस्तान दहली के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली में उरियान निगारी से परहेज किया जाता है। किसे परहेज किया जाता है? उरियान निगारी। दबिस्तान दहली में उरियान निगारी से परहेज किया जाता है। लेकिन दबिस्तान लखनऊ में जब हम बात करेंगे, वहां पर परहेज नहीं किया जाता है, वहां पर ये आम है। उरियान निगारी जो है दबिस्तान लखनऊ के अंदर क्या है? आम है, लेकिन यहाँ पर परहेज किया जाता है इसी चीज से। और उसके बाद आप लिखेंगे, दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ तसन्नु
और बनावट से गुरेज किया जाता है। मैंने बोला था ना, यहाँ पर जो है कोई भी बनावट नहीं है, जो चीजें है वो हकीकी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी दिखावा नहीं है। दबिस्तान दहली की शुरा के यहाँ तसन्नु और बनावट से गुरेज नजर आता है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है जो खसूसियत आपको जो है आपको समझ में आएगा दबिस्तान दहली के अंदर क्या है, दबिस्तान लखनऊ के अंदर क्या है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दबिस्तान दहली की बात हो रही है या दबिस्तान लखनऊ की, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे मीर के बारे में। जब मीर ने बताया है, जो मीर तक की मीर है, इनके हवाले से जो इनके मुताबिक इन्होंने बताया है, मीर के हिसाब से जब हम बात करते हैं, मीर के जमाने में पौने तीन शायर मीर के जमाने में पौने तीन शायर दहली में मौजूद थे। कोई मुझे उन तीनों का नाम बता सकता है? क्योंकि क्लास में मैंने इससे पहले बताया है। पौने तीन मीर के, कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके जो हिसाब से, यानी किसके मुताबिक जो है मीर के जमाने में पौने तीन शायर दहली में मौजूद थे। तो आपको पता होना चाहिए मीर तक की मीर के मुताबिक ये उन्होंने बताया है, ठीक है। तो बताइए मुझे, मीर के हिसाब से जो है मीर के जमाने में पौने तीन शायर दहली में मौजूद है। सौदा दर सौद अहमद ख्यालात का तसलसल, क्या बच्चे? अदनान, आमद, हाँ बच्चे, आमद जो है ख्यालात का तसलसल। वेरी गुड, शाबाश। सौदा दर्द और, वेरी गुड जौक। कौन से बच्चे? तीन ही है, वेरी गुड। तो मीर के हिसाब से जो है, मीर के जमाने में पौने तीन शायर थे, दहली में मौजूद थे। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा है। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा है। खुद को और किसको? सौदा को मुकम्मल शायर कहा है। किसने? मीर तकी मीर ने। और दर्द को आधा शायर करार दिया है। दर्द को आधा शायर कहा है, ठीक है। और सोज को पाऊ शायर कहा है। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा है, दर्द को आधा शायर कहा है, और सोज को पाऊ शायर कहा है। किसने? मीर तकी मीर ने। बहुत ही अहम है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किसके मुताबिक जो है दहली में पौने तीन शायर मौजूद थे। तो मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर कहा है, दर्द को आधा शायर कहा है, और सोज को पाऊ शायर कहा है। अब आप देखेंगे दबिस्तान दहली के अंदर किन किन शोरा का नाम आता है। दबिस्तान दहली में जो भी शोरा जो है उनका नाम आप लिखेंगे, बहुत ही अहम है। दबिस्तान दहली के शोरा, कोई बता सकता है कौन कौन है? शाबाश। दबिस्तान दहली के जो शोरा है, जो शायर जो दबिस्तान दहली के अंदर आते हैं, उनका नाम मुझे कोई बता सकता है? शाबाश। ज़ौक, गालिब, सॉस भी है, शाबाश। और गालिब भी है, वेरी गुड। मीर तक की मीर भी है, वेरी गुड। जैफर जटली भी है, वेरी गुड, शाबाश। आबिरू, हातिम, मजमू, अकरम, दरमी, सौदा, गालिब, ज़ौक, जफर, शिफ्ता। लिख लीजिए बच्चे। दबिस्तानी दहली के अंदर जो शोरा का जो जिनका नाम आता है, उनका नाम लिखेंगे। मीर तकी मीर है, मीर तकी मीर है, गालिब है, मीर तकी मीर है, जो कि अहम है, उनका आप नाम याद रखेंगे। मीर है, गालिब है, सौदा है, मिर्जा रफी सौदा है,
दर्द है, सौज है, दर्द है, सौज भी है, नसीर भी है। और नसीर जो है किन की उस्ताद थे? नसीर भी है, मिर्जा गालिब भी है, मोमिन खान मोमिन भी है। अब्दुल बच्चे में समझी नहीं, बाबी का घर। आपको कुछ बताना है? नसीर है, मिर्जा गालिब है, मोमिन है, ज़ौक है, जफर है। बताइए मुझे, ज़ौक किसके उस्ताद थे, ये भी मुझे बताइए। शाह नसीर किनके उस्ताद थे और ज़ौक किसके उस्ताद थे? कई दफा मैं आपको बता चुकी हूँ। शाबाश। बहादुर शाह जफर के, और इसके अलावा? बहादुर शाह जफर के अलावा और किसके उस्ताद थे ये? इसके अलावा आप लिखेंगे मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, वेरी गुड अदनान। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। और कोई मुझे बता सकता है मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जो है इनका जो तज़किरा है, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? आज़ाद, वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। कोई मुझे जो मुस्तफ़ा खान शेफ्ता है यानी कि शेफ्ता का जो तज़किरा है वो मुझे कोई बता सकता है? क्योंकि शेफ्ता भी जो है दबिस्तान दहली में ही आएंगे, इसी में वो शुमार किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली भी इसी में आएंगे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी इसी में आएंगे। अरे बजे, मखज़न नुकात कहाँ है इनका? शेफ्ता का मैं बता रही हूँ, मखज़न नुकात कहाँ है इनका? गुलशन बेकार है। वेरी गुड संध्या। अल्ताफ हुसैन हाली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, दाग दहलवी है, मीर हसन है, आरजू है, जाहिक है। समझ में आया? तो ये सारे के सारे जो है बहुत ही अहम है। मीर है, गालिब है, सौदा है, दर्द है, सौज है, नसीर है, मोमिन है, ज़ौक है, जफर है, शेफ्ता है, हाली है, आरजू है, जाहक है, मीर हसन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, दाग दहलवी है। ये सारे के सारे जो है दबिस्तान दहली के अंदर आएंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ तक सभी ने लिख लिया? तो अब आप देखेंगे कि मैम अपने सभी का नाम लिखवाया है, लेकिन हम जो है दबिस्तान दहली में जो शायरों के अदवार थे उनको कितने अदवारों में तकसीम किया गया था, यानी कि पहले जो है, देखिए अगर हम देखेंगे, जैसे गालिब को हम देखेंगे, मीर तकी मीर को देखेंगे, इनकी पैदाइश हम देखेंगे, तो उसके बाद जो है आजाद का देखेंगे या हाली का देखेंगे, ये सारे के सारे अलग है। हमें जो है अहद के हिसाब से जब हम देखते हैं कौन किस अहद में पैदा हुआ था, कौन के जमाने में पैदा हुआ था, तो उस हिसाब से जब हम इनको इदवारों में तकसीम करते हैं तो 5 इदवारों में तकसीम करते हैं, ठीक। तो ठीक है ना। उर्दू ज़ुबान की अवलीन की तख्लीक का आगाज़ जो आप सभी को पता है दक्कन में हुआ था, जिसका आगाज़ बहमनी दौर से होता है, शाबाश। और जिसमें जो फ़खरुद्दीन निज़ामी है, ख्वाजा बंदा नवाज़ ये सुदराज है, या शाह मिराजी है, शम्सुल उशाक, ठीक है, या फ़ैरोज़ है, अशरफ बयाबानी है, नुसरती है, हुस्न शौकी है, और रुस्तुमी का नाम जो आप सभी को पता है बहुत ही अहम है, काबिल ज़िक्र है, ठीक है, काबिल शुरा जो है गुज़रे हैं। तो शुमाली हिंद में जब हम बात करते हैं, शुमाली हिंद में उर्दू अदब जो है वली और उसके मासरीन, वली और उसके मासरीन की क्या है? देन है, इसकी देन समझा जाता है। शुमाली हिंद की जब हम बात करते हैं, उर्दू अदब जो है वली और उसके मासरीन, ठीक है, जो हम असर थे वली के, उनकी देन समझा जाता है, ठीक है ना। जैसे अफजल की विकट कहानी या बारह मासा, ठीक है, जो अश्किया दास्तान है, क्या है वो? अश्किया दास्तान है, भी मासिर है, यानी कि ये भी जो है जो वली दक्कनी की क्या है, हम असर है। इनकी जो दास्तान है आप सभी को पता है, बिकट कहानी है, जिसको हम मासा के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक अश्किया दास्तान है। शायरी की दबिस्तानों को जब हम बात करते हैं, इनको हम कितने अदवारों में तकसीम करते हैं? तो 5 अदवारों में तकसीम करते हैं, ठीक है। तो इनको हम, बच्चे कहीं जगह 6 भी होगा, लेकिन मैंने 5 ही पढ़ा है। तो देखेंगे अगर आपको 6 भी मिला है तो वो भी मुझे आप कल अलग से बताएंगे, वो जो लास्ट वाला दौर है
छठा जो दौर है उसमें किन किन का नाम आता है, ठीक है ना, मुझे बताइएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखेंगे दबिस्तान जो है, यानी कि शायरी के दबिस्तानों को हम देख रहे हैं कि 5 अदवारों में इसको तकसीम किया गया था, ठीक है ना। इसको आप कल पढ़ के आएंगे, मुझे बताएंगी पहले दौर में किनका नाम आता है और दूसरे दौर में कौन कौन आता है, तीसरे दौर में, ठीक है। अगर अभी आपको पता है तो आप बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो हम बात कर रहे थे, इसको 5 अदवारों में तकसीम किया जाता है। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो पहला है ना, आरजू है, तेक बहार है और जाफर जटली है। आरजू, टेक बहार और जाफर जटली, यानी कि जाफर जटली ने उर्दू में हिजवियात और जटलियात लिखे हैं। पहला जो दौर मैंने बताया है उसमें आरजू का नाम मैंने बताया है, टेक बहार का मैंने नाम बताया है और जाफर जटली का नाम मैंने बताया है। जाफर जटली आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने उर्दू में हिजवियात और जटलियात लिखे हैं। जटली जो है, फरखसेर ने इसके खिलाफ कत्ता कहने पर कत्ल करवाया। जटली को फरखसेर ने इसके खिलाफ कत्ता कहने पर क्या किया था, कत्ल करवाया। और जटली को पहला शहर आशूब शायर कहा जाता है। आप सभी को पता है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको शहर आशूब, मैंने जटली का नाम बताया था, जाफर जटली का। और जाफर जटली को पहला शहर आशूब लिखने जो शायर कहा जाता है, किसको, शाबाश, जाफर जटली को पहला शहर आशूब शायर कहा जाता है। तो पहले दौर में मैंने आरजू का बताया, टेक बहार का बताया, जाफर जटली का बताया। और दूसरे दौर में जब हम बात करते हैं, इसमें जो है किन किन शायरों का नाम आता है दूसरे दौर के अंदर, हातिम का नाम आता है, आबिरू का नाम आता है, मजमून का नाम आता है और शाकिर नाजी का नाम आता है, ठीक है ना। इस दौर में इहाम गोई जो शोरा है, इहाम गो शोरा जो है, उन्होंने दूसरे दौर को जो है फरोग दिया, ठीक है ना। इस दौर में इहाम गोई को फरोग मिला था, किस दौर के अंदर, क्योंकि इहाम गो शायर सभी के सभी है, आप सभी को पता है, हातिम भी है इहाम गो शायर, आबरू भी है, मजमून भी है, शाकिर नाजी भी है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इहाम गो शायर है, यानी कि इस दौर के अंदर, दूसरे दौर के अंदर जो है इहाम गोई को फरोग मिला था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे दीवान ज़्यादा किसकी तसनीफ है। मुझे याद आ गया, दीवान ज़्यादा जो है किसकी तसनीफ है। चलिए बताइए। हातिम की तस्नीफ, वेरी गुड अदनान। तो सभी लोग लिख के रखेंगे, दीवान ज़्यादा जो है हातिम की तसनीफ है, हातिम की किताब है, ठीक है ना। और तीसरे दौर की जब हम बात करते हैं, इसमें किन किन का नाम आता है, मजहर जान जाना का नाम आता है, सौदा का नाम आता है, मीर का नाम आता है, मीर सौज जैसे शायरों का नाम जो है इस दौर में आता है। ये बहुत ही अहम शौरा है तीसरे दौर के अंदर, ठीक है। और ये शौरा जो है इहाम गोई के खात्मे के हवाले से भी अहम जाने जाते हैं। इहाम गोई के खात्मे के हवाले से जो है ये अहम जाने जाते हैं, कौन, मजहर जाने जाना, सौदा, मीर और मीर सोज, ये जैसे शौरा के इनाम अहम है तीसरे दौर के अंदर। और ये शौरा जो है इहाम गोई के खात्मे के हवाले से बहुत ही अहम माने जाते हैं। दूसरा जो दौर है उसमें जो है फरोग मिला था इहाम गोई को। और तीसरा जो दौर है उसमें क्या हुआ था, इहाम गोई के खात्मे के हवाले से जिन शौरा का नाम आता है वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद जो चौथा हम दौर लिख रहे हैं, तो चौथे दौर के अंदर मीर तकी मीर का नाम आता है, ठीक, मीर दर्द का नाम आता है, सौदा का नाम आता है, ठीक है ना, मीर दर्द, ठीक है, सौदा का दौर कहलाया जाता है तीसरा जो चौथा दौर है। जबकि इंशा, मुसफ़ी, रंगीन और गुजरात इस, शाबाश, सभी ने लिख लिया, मीर तकी मीर, मीर दर्द और सौदा का दौर कहलाया जाता है जो चौथा दौर है, लिख लिया सभी ने। और इंशा, मुसफ़ी, रंगीन और गुजरात इस दौर के नौजवान शुरा में शुमार होते हैं। जो इंशा, मुसफ़ी है, रंगीन है, जुरात है, ये भी चौथे दौर के अंदर ही आएंगे, लेकिन इस दौर के नौजवान शुरा, नौजवान शायर शुमार किए जाते हैं, क्योंकि नौजवान शायर जो है शुमार किए जाते हैं चौथे दौर के अंदर। पहले तो हम लिख रहे हैं मीर तकी मीर का नाम आता है, दर्द का नाम आता है, सौदा का नाम आता है, लेकिन इसके बाद मैंने बताया इंशा भी इसी में आएंगे,
مصفی بھی آئیں گے، رنگین بھی آئیں گے، جرات بھی آئیں گے، لیکن یہ چاروں کے چاروں جو ہے اس دور کے نوجوان شاعر شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پانچواں جو دور ہے، پانچویں میں آئیں گے غالب آئیں گے، مومن خان مومن آئیں گے، ذوق آئیں گے، بہادر شاہ ظفر آئیں گے۔ یہ جیسے نامور شعراء کا دور ہی کہلاتا ہے۔ پانچواں دور غالب کا ہے، مومن کا ہے، ذوق کا ہے، بہادر شاہ ظفر جیسے نامور شعراء کا یہ دور پانچواں ہے۔ تو عدنان آپ مجھے کل بتائیں گے جو آپ نے بولا ہے نا 6 ادواروں میں ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں شاعری کے دبستانوں کو، تو آپ مجھے بتائیں گے جو چھٹا والا ہے ان میں کس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو بتائیے مجھے یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ تو ویسے جو میں نے آپ کو خصوصیت بتائی ہے دبستان دہلی کو ہمیں پڑھنا تھا، میں نے تھوڑا سا باقی جو اس کے جو ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے جو ایگزام کے حوالے سے آتی ہے آپ وہ چیزیں پہ زیادہ فوکس کریں گے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، لیکن ایگزام کے اکارڈنگ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے دبستان تحریک کے اندر کن کن خصوصیات جو ہے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے، کون کون سی خصوصیت ہے، کن کن شعراء کا ذکر ہے اس میں، دبستان دہلی کے اندر کون کون جو ہے موجود تھے، اور جب آپ دبستان لکھنؤ کے بارے میں پھر بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا۔ میں نے پہلے ہی بولا ہے دونوں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہاں تک سبھی نے لکھ لیا؟ چلیے مجھے سبھی لوگ بتائیے، کل جب میں دبستان لکھنؤ کے بارے میں پڑھاؤں گی تب میں آپ کو کوشچن کروں گی دبستان دہلی کے حوالے، آپ لوگ پڑھ کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ کاپی بھی مینٹین کرنی ہے، ریوائز بھی کرنا ہے۔ کسی کو کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ داغ دہلوی اور ان کے شاگردوں کے سلسلے سے لے کر 1950 تک کے دبستان دہلی کے شعراء۔ اب بچے میں اس کو تھوڑا سا دیکھوں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن مت ہے، کوئی کوشچن مت ہے، بتائیے، شاباش۔ تو کل سے آپ اسی طرح جو ہے اپنے ٹائم پر ہی کلاس میں جو ہے انٹر ہوں گے، اور اپنے ٹائم پر آپ کی کلاس ہوگی، اور میں آپ کو جو ہے فرسٹ تک ہم کوشش کریں گے اس یونٹ کو کمپلیٹ کرنے کی، فرسٹ کے بعد ہم زیادہ ٹائم بھی لیں گے، ہم آپ کا جو سلیبس ہے بہت جلد کور کرائیں گے کیونکہ آپ کو ریوائز کرنے میں بھی ٹائم ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیچ بیچ میں بریک جو آتی ہے نا اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، اس یونٹ کو ہم جلدی سے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد اگر ہمیں زیادہ ٹائم بھی لینا پڑے 1 گھنٹے کے علاوہ اگر ہم 2 گھنٹے بھی لیں گے تو سلیبس کو کور کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے پھر اگر کوئی کوشچن نہیں ہے، کوئی کوئری نہیں ہے تو کلاس ہم رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور سبھی جو ہے کلاس میں کل سے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔